औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स को जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 के लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, लेसन प्लानिंग। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आज हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्लान। प्लान क्या होता है? टू थिंक इन एडवांस फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग। आप कोई भी काम करना चाहते हैं और उस काम के करने से पहले आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, या आप कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं, उस मकसद को हासिल करने से पहले जो सोचते हैं आप, वो आपका प्लान होता है। To think in advance for doing or achieving something. It is a detailed proposal for doing or achieving something. ये प्लान जो होता है ये एक डिटेल्ड प्रपोजल होता है, एक तजवीज़ होती है तफसीली, कि आप किसी काम को कैसे करना चाहते हैं। A detailed proposal for doing or achieving something which specifies what, when, how and by whom. ये एक डिटेल्ड प्रपोजल होती है जिसमें इस बात का तयन किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और ये काम कौन करेगा। There are 3 basic elements in a plan. किसी भी प्लान के 3 बुनियादी अनासर होते हैं। इट डील्स विद द फ्यूचर। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ होता है। इन्वॉल्व्स एक्शन, इसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है। एंड आइडेंटिफाइज हु इज टू इम्प्लीमेंट द फ्यूचर एक्शन, और इसमें इस बात का भी तयन किया जाता है कि मुस्तकबिल में जो काम होने वाला है उसको कौन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई टू प्लान। हम प्लान क्यों बनाते हैं? इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका फायदा ये होता है कि ये हमारे मकासद को हासिल करने में हमारी मदद करता है। ये बात में रखिएगा कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, कि कोई भी काम जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है एंड एंड्स ऑन एवेल्युएशन, और जायजा पर ख़त्म होता है। जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जब तक उसके मकसद का तयन न कर लें, हम जो भी काम करेंगे वो फजूल होगा। तो प्लान का ये फायदा होता है कि ये हमें ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में हमारी मदद करता है। डू यू नो व्हाट हैपेंड इफ यू डू नॉट प्लान और प्लान थिंग्स रॉन्ग। आपको पता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज की मंसूबाबंदी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, या आप किसी चीज को गलत प्लान करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कंसेप्ट क्या है? ए ब्लूप्रिंट फॉर टेकिंग एक्शंस। ये कोई भी काम करना है उसका एक खाका होता है,
Planning is the process of pre-determining future. हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से जिस चीज़ का तयन करना चाह रहे होते हैं, ये उसके लिए एक प्रोसेस होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स. ये गोल्स को सेटिंग करने का प्रोसेस होता है. एंड चूजिंग द एक्शंस टू अचीव दोज गोल्स. और इन मकासद को हासिल करने के लिए एंड चूजिंग द एक्शंस फॉर अचीविंग दोज गोल्स. और उन मकासद को हासिल करने के लिए हम कौन से काम करेंगे. इट इज लुकिंग अहेड. ये हमें आगे की तरफ दिखाता है, मुस्तकबिल के बारे में बात करता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. ये बहुत खूबसूरत इसकी डेफिनेशन है प्लान की. इस बात का तयन करता है और उनके दरमियान एक लिंक डेवलप करता है, और हमें इस बात का पता चल जाता है कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ होना चाहिए. इस वक्त हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए. इस वक्त हमारा मकसद क्या है और फ्यूचर में हम क्या करेंगे. इट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन द फ्यूचर रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये फ्यूचर के लिए एक रोड मैप हमें प्रोवाइड करता है. इसके बाद नेक्स्ट है जी लेसन प्लान. अब हम बात करेंगे एज ए टीचर हमें लेसन प्लान करना होता है. लेसन प्लान इज ए प्लान प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर टू टीच ए लेसन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अगर कोई भी उस्ताद किसी भी अच्छे अंदाज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्टूडेंट या किसी कॉलेज में पढ़ाता है और उसने अगर प्रॉपरली अच्छे अंदाज में अपने लेक्चर को डिलीवर करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना लेसन प्लान तैयार करे. इट इज़ प्लान ऑफ एक्शन एंड शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन द टीचर्स पार्ट. और ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसकी बिना पर टीचर की साइड पे होता है ये कि वो अपने सबक को प्रॉपर तरीके से समझ ले कि उसने किस स्टेप पे कौन सा काम करना है. अबाउट द स्टूडेंट के हवाले से नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज अबाउट द टॉपिक बीइंग टॉट एंड एबिलिटी टू यूज इफेक्टिव मेथड. टीचर जो है सबसे पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो ये देखता है, पहले तो उसके पास अपना नॉलेज होगा और फिर ये देखेगा कि किस अच्छे अंदाज में कौन सा इफेक्टिव मेथड यूज करके वो अपने बच्चों को वो सबक पढ़ा सकता है. An outline of topic to be taught in a given period which can take a variety of form and be prepared on a daily, weekly or monthly basis. आप ये एक किसी भी आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए आउटलाइन होती है और ये टीचर जो हैं ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपना लेसन प्लान करते हैं. इट नॉर्मली इन्वॉल्व डिफाइनिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड विद द एग्जिस्टिंग करिकुलम. हमारा जो मौजूदा निसाब है उसके हवाले से ये मकासद का तयन करता है. सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. टीचर जो है सबसे पहले लेसन प्लान में अपने मकासद का तयन करता है कि वह बच्चों के अंदर क्या खूबियां पैदा करना चाहती और वो उन खूबियों को हासिल करने के लिए मकासद का तयन करता है. अब मकासद हमारे दो तरह के होते हैं. एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो ओवरऑल हमारे किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से होते हैं. मिसाल के तौर पर आप बच्चे को इस्लामियात पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं, आप एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अदल, मुसावात, इंसाफ के बारे में आप उसको बताना चाहते हैं.
تو یہ सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस्लामियात के पढ़ाने के। लेकिन आप अगर बच्चे को अल्लाह की वादानियत के बारे में सिर्फ पढ़ाना चाह रहे हैं और वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, वो उसके लिए आप देखते हैं कि आप किस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम सिंपली बात करें अल्लाह की वादानियत के हवाले से तो कुरान पाक की बहुत सी आयात ऐसी हैं, लेकिन एक सूरत इंतहाई मुख्तसर है जिसको हम सूरह इखलास कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जो आपने बच्चे को पूरे साल के अंदर बच्चे के अंदर जो खूबियां पैदा करना चाह रहे हैं वो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और एक लेक्चर के अंदर जो बच्चे के अंदर आप खूबी पैदा करना चाह रहे हैं उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आजकल इसका नया नाम जो है वो होता है SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब यही है कि अब आप देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बुक आ रही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें आप देखते हैं कि पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं हर यूनिट से पहले लिखा होता है SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, और इसके बाद लिखा होता है कि आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि ये जब बच्चे ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे। वो असल में ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं कि बच्चे के अंदर आप क्या क्या खूबियां पैदा करना चाहते हैं। तो लेसन प्लान में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हम अपने मकासद का तयन करते हैं, लिखते हैं उसमें। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अब आपने जो सबक पढ़ाना है उस हवाले से मटेरियल का इंतखाब करते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल एंड रिसोर्सेज, अब उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप बुक का इस्तेमाल करेंगे, चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल इस्तेमाल करेंगे, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो जो वसाइल हैं, द एक्टिविटीज दैट विल टेक प्लेस एज वेल एज टाइम एंड क्लास मैनेजमेंट नोट्स। इसमें अब आप देखते हैं कि आप बच्चे को क्या एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, और क्लास मैनेजमेंट के नोट्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। असेसमेंट मेथड आ जाएगा कि आप बच्चों का जायजा किस तरह लेंगे, बच्चों से कौन कौन से सवाल पूछेंगे। ये बातें में रखिएगा कि जब आप लेसन प्लान करते हैं और जो कुछ बच्चे को आपने उस लेक्चर में पढ़ाया है आपने उसके मुतल्लिका सवाल पूछने हैं, इधर उधर के सवाल नहीं पूछने, ताकि बच्चे टॉपिक को प्रॉपर तरीके से, आपने ये देखना है जो आपने पढ़ाया था बच्चे ने किस अंदाज में उसको सीखा है। एंड द लिंक बिटवीन द प्रीवियस एंड फॉलोइंग लेसन्स, और जो पहले उसने पढ़ा हुआ है और जो मौजूदा लेसन है उसके दरमियान क्या लिंक है। लेसन प्लान क्या होता है जी? ए लेसन प्लान इज ए टीचर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्निंग ट्रैजेक्टरी फॉर ए लेसन। इसका मतलब ये होता है कि लेसन प्लान जो होता है ये नेक्स्ट उसने क्या काम करना है, किस तरह पढ़ाना है, उसके हवाले से ये एक पूरा मंसूबाबंदी होती है। ए लेसन प्लान इज द टीचर्स गाइड फॉर रनिंग द पर्टिकुलर लेसन। ये एक टीचर्स गाइड होती है कि उसने एक मखसूस लेसन को कैसे पढ़ाना है। एंड इट इंक्लूड्स द गोल्स व्हाट द स्टूडेंट्स आर प्रपोज टू लर्न। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें सबसे पहले चीज जो होती है वो हमारे मकासद होते हैं। हाउ द गोल विल बी रीच्ड, हमने उन मकसद को कैसे हासिल करना है। द मेथड प्रोसीजर, इसमें आ जाएगा मेथड एंड प्रोसीजर। एंड द वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल द गोल वाज रीच्ड, और फिर हमने उसकी पैमाइश करनी है, देखना है कि बच्चे किस हद तक उस मकसद तक पहुंचे हैं। उसके लिए हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, वर्कशीट्स हैं एंड होमवर्क बच्चे को देते हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ लेसन प्लान। जब आप कोई लेसन प्लान करते हैं तो उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसके क्या काम होंगे। रिव्यू द सब्जेक्ट मैटर,
सबसे पहला इसका फंक्शन ये होगा कि सब्जेक्ट मैटर को रिव्यू करेगा। हेल्प फॉर डिलिमिटेशन, वो डिलिमिटेशन के लिए हेल्प करेगा। डिलिमिटेशन क्या होती है कि आपने हदूद कार को तयन कर लेना है। आपके मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं और आप माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन एमएससी है, या पॉसिबल है कि आपने एमफिल और पीएचडी भी की हो, लेकिन आपने ये बीएड कोर्स नहीं किया हुआ। आपके पास नॉलेज तो बड़ा है, आपको अल्लामा इकबाल के हवाले से बात कहें तो आपका टॉपिक तो आपके पास तो बहुत, आप तो समंदर हैं, आपके पास तो बहुत इल्म है। तो अब आपने ये देखना है कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, उस क्लास के नॉलेज के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से आपने मद्देनजर रखते हुए बच्चे को उतनी बात बतानी है जो उसके मेंटल लेवल के मुताबिक हो। वेल प्लानिंग इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर आपने अपने लेसन को प्रॉपर्ली प्लान किया हुआ है तो उससे स्टूडेंट की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड गाइडलाइंस अबाउट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, इसका फंक्शन ये होता है कि लेसन प्लान अगर आपने किया हुआ है तो ये क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, यानी कि स्टेप पे हमने कौन सा काम करना है। सेंसिबल फ्रेमवर्क फॉर टीचर, ये एक सेंसिबल फ्रेमवर्क होता है टीचर्स के लिए। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ईज एंड फ्रीडम टू टीचर। ये बातें में रखिएगा कि कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। खुद एतमादी उस वक्त आती है जब आपके पास बात करने के लिए कुछ हो। आप देखते हैं कि बहुत से इवन टीचर्स को भी जब कहा जाता है कि आप मॉर्निंग असेंबली में सुबह इस टॉपिक पे लेक्चर दें, तो वो उनके पास नॉलेज होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपके पास अगर अपने क्लास में लेक्चर डिलीवर करना है, उस हवाले से लेसन प्लान बना हुआ है, आपने एक एक चीज को मेंशन किया हुआ है, तो उसका फायदा ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद इत्मीनान आएगी और बड़े इजी मूड में आप बड़े अच्छे अंदाज में क्लास में विदाउट एनी हेजिटेशन अपने लेक्चर डिलीवर कर सकेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की अहमियत क्या होती है। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। टीचर को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उसने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और जब बच्चों को उस्ताद अच्छे अंदाज में पढ़ाता है तो उनको गाइडलाइन मिल जाती है कि उन्होंने इस सबक को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, कैसे याद करना है। हेल्प्स टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद देता है। मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक इकोनॉमिकल, ये टीचिंग को सिस्टमैटिक भी बनाता है और इकोनॉमिकल भी बनाता है। इकोनॉमिकल ऐसे बनाता है कि कम खर्च और बालानशी, जैसे हम एविएट्स बनाते हैं बच्चे के लिए, समी बसरी मामलात बनाते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट होनी चाहिए, या तो उस पर बिल्कुल कोई खर्च ही ना आए या बहुत कम खर्च आए। प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू फेस द क्लास, अगर आपने लेसन प्लान किया हुआ है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्लास को फेस कर सकेंगे। लिंक्स न्यू नॉलेज, इसका ताल्लुक नए नॉलेज के साथ भी होता है। प्रिपेयर्स पाइवोटल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस, इसमें लेसन प्लान में जो है प्रॉपर तरीके से सवाल भी तैयार किए जाते हैं और इलस्ट्रेशंस भी तैयार की जाती हैं। एवेल्युएट लेसन प्रोसीड्स, उस देखा जाता है कि आपने बच्चों की कारकर्दगी को कैसे जांचना है, कैसे देखना है। यूज ए वाइडर वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल, इसके लिए बहुत वसी पैमाने पर टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। प्लान एज पर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज मटेरियल, और आपने देखना है कि आपके पास कौन से वसाइल हैं और कौन से वसाइल तक आपकी एक्सेस है, उस बिना पे आपने अपने काम को प्रेजेंट करना है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि आपने बच्चे को पढ़ाना है तो आपने अपने वसाइल को देखना है। आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पॉसिबल है कि आप जिस जगह पे पढ़ा रहे हैं
वहाँ पे मल्टी मीडिया की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, और आपने अपना जो लेसन प्लान किया हुआ है मल्टी मीडिया पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे मल्टी मीडिया प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो आपने ये देखना है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए वहाँ पे कौन से वसाइल मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। ज़ाहिर है कि जहाँ मल्टी मीडिया की फैसिलिटी नहीं है वहाँ आप यूज़ ऑफ वाइट बोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप चार्ट्स बना सकते हैं, मैप्स पेश कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने लेसन के हवाले से। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पास वसाइल क्या हैं, उन वसाइल को अपने मद्देनजर रखना है। अब हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ लेसन प्लान, यानी लेसन प्लान की प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें नॉलेज होता है और सब्जेक्ट मैटर के हवाले से मास्टरी होती है। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी, यानी सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। दूसरा है एक नॉलेज ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी, आपको बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना चाहिए। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी इंसान बनाए हैं उनको मुख्तलिफ बनाया है, और ये मुख्तलिफ बनाना ही इस कायनात का हुस्न है। अगर सारी कायनात के लोग एक ही मेंटल लेवल के होते, एक ही लेवल के होते, तो कायनात का सिस्टम कैसे चलता। अब आप फैक्ट्री में देख लें, एक मैनेजर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक ओनर होता है, कुछ वर्कर्स होते हैं। तो अब आपकी क्लास में जब अब जाते हैं तो आपकी क्लास में भी सारे बच्चे एक लेवल के नहीं बैठे हुए। आपने हर बच्चे का अपना मिजाज है, तो टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चे की साइकोलॉजी को जानता हो। नॉलेज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, टीचर को सबक को कैसे पढ़ाना है और कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है वो भी उसको पता होना चाहिए। इसके बाद है नॉलेज ऑफ एम्स, उसको पता होना चाहिए कि उसके मकासद क्या है, वो क्यों पढ़ाना चाह रहा है। नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ट्रेड्स एंड एबिलिटीज, टीचर के अंदर ये भी इल्म होना चाहिए। अब वो स्कूल लेसन प्लान करना चाह रहा है और पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले उनको टीचर को इन बातों का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट की काबिलियत जो है और खूबियां क्या हैं, उनको मद्देनजर रख के वो अपना लेसन प्लान तैयार करेगा। प्री रिक्विजिट से मुराद ये हुआ कि आपने लेसन प्लान बनाना है, लेकिन उससे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट पे आपको कमांड है या नहीं है। आपको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, किस बच्चे से कैसे बात करनी है, किसको कैसे समझाना है। आपके पास ज़िद्दी बच्चे भी हैं, गबी भी हैं, कुंज़ेन भी हैं, ज़हीन भी हैं, फतीन भी हैं। आपने हर बच्चे को उसके मेंटल लेवल के मुताबिक और उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक डील करना है। आपको मेथड्स ऑफ जो नॉलेज ऑफ मेथड एंड टेक्निक भी होना चाहिए, आपको मकासद का पता होना चाहिए, और स्टूडेंट्स की ट्रेड्स और एबिलिटीज के बारे में भी आपको खबर होनी चाहिए। टीचर्स कॉम्पिटेंसी, टीचर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो अपने सब्जेक्ट पे उसको महारत हो। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसको पता होना चाहिए कि कौन से काम को किस अंदाज में उसने मैनेज करना है। लर्निंग एक्टिविटीज, उसने कौन कौन सी सरगर्मियां जो हैं वो सर अंजाम देनी है। टीचिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी, टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन मटेरियल, इलस्ट्रेटिव मटेरियल कौन सा होगा, असाइनमेंट कौन सी होंगी, उनको घर का काम क्या देना है, एवेल्यूशन उनको कैसे करनी है, और रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी जो है वो भी उसको खबर होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, जो अच्छा लेसन प्लान होता है उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं। तो सबसे पहली खूबी उसमें यह है कि क्लियरली रिटन, आपके पास जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं लेसन प्लान वो बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, सिंपल एंड कम्प्रीहेंसिव, यानी आपका जो मौजूदा इल्म है उसमें आपने इजाफा करना है मजीद। सिंपल एंड कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए आपका लेसन, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए।
फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आपके लेसन प्लान में कभी टीचर पढ़ाते हुए अपने उस टॉपिक के हवाले से कुछ और बात करना चाह रहा है, कुछ उसमें से ख़त्म करना चाह रहा हो, कुछ ऐड करना चाह रहा हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंश्योर एक्टिविटीज टीचिंग, एक्टिव टीचिंग जो अच्छा लेसन प्लान होता है इस बात की गारंटी देता है, यकीनी बनाता है कि टीचिंग एक्टिव होगी। डिवीजन विद ए सेंस ऑफ होलनेस। इंडिविजुअल एंड कस्टमाइज्ड आपका लेसन प्लान होना चाहिए। फिजिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस होनी चाहिए उसकी, और प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आम से खास की तरफ आपने जाना है। जब आप बच्चे को सिखाएंगे पहले आम चीजें बताएंगे, बाद में खास चीजें बताएंगे। इसके बाद कंप्लीटनेस, आपका जो लेसन प्लान हो वो मुकम्मल हो हर लिहाज से। इंक्लूजन ऑफ समरी, रिकैपिटलाइजेशन, बिब्लियोग्राफी एंड स्टूडेंट असाइनमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। नीड ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की जरूरत क्यों होती है? थ्रू लेसन प्लानिंग द सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। जब आप लेसन प्लान कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाता है। आपके लेसन प्लान में आपने ये देखना है कि आपने स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करना है, बच्चे को स्टार्ट में कौन सी बात बतानी है, दरमियान में कौन सी बात बतानी है, एंड पे कौन सी बात बतानी है, बच्चे का जायजा कैसे लेना है, बच्चे को होमवर्क कैसे देना है। ये सारी चीजें जो हैं लेसन प्लान की बदौलत होती हैं। इट कीप्स द टीचर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स ऑफ थॉटलेस टीचिंग, कि जब टीचर ने खुद प्लान किया हो तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, उसके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है और वहां पे जाकर अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करेगा। इट मेक द प्रॉपर एटमॉस्फियर फॉर लर्निंग प्रोसेस। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, आप बच्चे को मुतमिन नहीं कर पा रहे, आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आप बात शुरू करेंगे तो उस बात में अगर वजन होगा, कोई अच्छी चीज लगेगी तो बच्चे खामोश हो जाएंगे और खामोशी से आपकी बात सुनेंगे और इस तरह आपका लेक्चर अच्छा होगा। तो लेसन प्लान अगर किया होगा तो क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। द टीचर आल्सो गेट्स ए क्लियर आइडिया अबाउट व्हेन दे शुड स्टार्ट evaluation and when they should proceed to the next lesson। बट टीचर को भी इस बात का पता चल जाता है, इस बात का तयन हो जाता है कि उसने अपने काम को कैसे स्टार्ट करना है और बच्चे को काम का कैसे जायजा लेना है और नेक्स्ट लेसन पे कैसे जाना है। लेसन प्लान हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग एंड सेव्स टाइम। इसका फायदा ये भी होता है कि लेसन प्लान जो है ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में, एंड सेव्स टाइम, और टाइम बचता है। जब आपने सब कुछ पहले लिखा है, तैयार किया हुआ है, तो आपको किताब के सफ़ात खोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पेज पे कौन सी बात लिखी हुई है, कौन सी बात रह गई है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। लेसन प्लान अलाउ द टीचर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। लेसन प्लान जो है टीचर को ये इजाज़त देता है कि वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करे, मुनासिब हिकमत अमली इस्तेमाल करे। टीचर विल बी मोर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंस वाइल टीचिंग द लेसन। जब टीचर के पास नॉलेज होगा, टीचर के पास लेसन प्लान होगा, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने लेसन को प्रेजेंट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लानिंग। अगर आप लेसन प्लान अच्छे अंदाज में करेंगे तो उसके अंदर क्या खूबियां होंगी? लेसन प्लानिंग शुड बी इन रिटन फॉर्म, कि आपकी लेसन प्लानिंग जो है वो तहरीरी शक्ल में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इन लेसन प्लानिंग द जर्नल एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लेसन में दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अच्छे लेसन प्लान की खूबी होती है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली लिखे होते हैं।
The lesson plan should relate to the suitable teaching method and its use. लेसन प्लान को आपने सूटेबल मेथड के साथ प्रेजेंट करना है. ए कंटिन्यूटी competent review and reflects on content from the previous lesson. इसके बाद है subject, time, class, average age of the student should be mentioned in the lesson plan. अब आपने जब लेसन प्लान बनाना है तो आपने ये बात में रखनी है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आप कितने वक्त के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास कौन सी है, बच्चों की औसत उम्र कौन सी है. इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको इस बात का तयन हो जाता है कि मैंने किस लेवल के मुताबिक बात करनी है. हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग मेथोडोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो आप भी ये इस बात को मद्देनजर रखते थे कि सामने बैठे वाले लोग जो हैं उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली शेर खुदा हैं, या मक्के के बद्दू बैठे हुए हैं. तो जिस लेवल के लोग आपके सामने बैठे होते थे उसके लेवल के मुताबिक आप गुफ्तगू फरमाया करते थे. तो टीचर जो है लेसन प्लान जो करता है उसमें इन चीज़ों को मेंशन करे कि बच्चों की एवरेज एज कितनी है और उनकी क्लास कौन सी है, कितने वक्त में वो लेसन पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी. इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लेसन प्लान. लेसन प्लान में अहम जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको शामिल किया जाए. इंस्पायर्ड और मोटिवेशनल मेथड शुड बी एक्सपेरिमेंटेड इन द लेसन प्लानिंग. आप बच्चों को लेसन प्लान करते हुए एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे और ये देखेंगे कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं क्लास के दौरान. आप अगर बच्चों को मोटिवेट करते हैं स्टार्ट में सीखने के लिए तो बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में सीखेंगे. और मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. कई दफ़ा अब आप महसूस करते हैं कि बच्चे क्लास में बोरियत का शिकार हैं. तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं क्लास में गया और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड क्लास में पढ़ा रहा था. फॉर्मल सेशन चल रहा था तो लास्ट मेरा पीरियड था. तो अब बच्चे पहले स्कूल में टीचर चूँकि होते हैं, स्कूल में ड्यूटी के बाद फिर 2-3 घंटे से मुसलसल बैठ के लेक्चर सुन रहे थे. उन्होंने कहा कि सर आज हमने नहीं पढ़ना. मैंने कहा जी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ते, ऐसी कौन सी बात है. तो फिर मैंने बच्चों को मौका दिया. मैंने कहा हाँ जी कोई अच्छी सी बात कोई स्टेज पे आकर शेयर करें. तो कोई अच्छा शेर, कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा लतीफ़ा. तो ये 2-3 बच्चे आए और इसके बाद क्लास खामोश हो गई. इसके बाद फिर मैंने खुद एक लतीफ़ा सुनाया और 8-10 मिनट के बाद मैंने ये प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने जो लेक्चर दिया, जो बाकी 30 मिनट रह गए थे, वो बच्चों ने इतनी तवज्जो, इनामाक और यकसुई के साथ सुना कि लर्निंग बहुत अच्छी हुई और बच्चों ने बहुत डीपली उस बात को अंडरस्टैंड किया. तो बात यह है कि आपने ये देखना है कि आपने मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अपने साथ लेकर चलने के लिए कई दफ़ा कई टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं. ऐसे ही मैं एक दफ़ा एक लेक्चर दे रहा था और लास्ट पीरियड था मेरा. तो आमतौर पर जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो लास्ट पीरियड उस टीचर का लगाते हैं जिसको के बारे में उनको अंदाज़ा होता है कि ये लास्ट पे एंड तक बच्चे जो हैं इस टीचर के साथ वो बसता रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे. तो एक दफ़ा लास्ट पीरियड था और छुट्टी का टाइम हो गया और मैं एक बात बच्चे से कोई एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा था. तो मैंने कहा जी अगर आप कहें तो यहाँ पे बात ख़त्म कर देते हैं. 1-2 पॉइंट मैंने अभी क्लास के और समझाने चाह रहा था. तो टाइम हो गया छुट्टी का. छुट्टी के बाद जब बच्चे का टाइम हो जाता है तो फिर बच्चे रुकते नहीं हैं. तो मैंने कहा जी आप अगर कहते हैं तो टाइम आपका हो गया जाने का, अगर आप कहते हैं तो बात को ख़त्म कर देते हैं. तो बच्चों ने कहा नहीं सर आप बात जारी रखें, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम इस बात को. तो बाकी 5-10 मिनट और लगे,
وہ میں نے لیکچر مکمل کر لیا. تو یہ ٹیکنیکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لیسن کو کیسے افیکٹو بنانا ہے. ان لیسن پلاننگ دا ٹائم فار ایچ ٹاپک شوڈ بی اپروپریٹلی بی پری ڈیٹرمنڈ. کہ آپ نے جو بھی لیسن دینا ہے لیسن پلاننگ اس چیز کا مینشن ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ لیکچر کتنے وقت میں مکمل کرنا ہے. ان لیسن پلاننگ دا ٹیکنیکس اینڈ سپورٹیو مٹیریل آف ایجوکیشن لائک چارٹس میپس اینڈ ادر آڈیو ویژول مٹیریل. آڈیو سے مراد سننے کا تعلق ہوتا ہے, ویژن کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سمی و بصری معاونات, یعنی وہ چیزیں جو سننے کے ساتھ تعلق ہے جن کا اور جن کا بولنے کے ساتھ تعلق ہے, ان دونوں کے لیے ٹرم ہم یوز سمی و بصری معاونات کہتے ہیں. اینڈ اٹس یوٹیلائزیشن شوڈ بی ریٹن. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا میپ یوز کرنا ہے, کون سا چارٹ یوز کریں گے. یہ سب کچھ آپ کے پاس آپ کے لیسن پلان میں لکھا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے چارٹ بنا کے لاؤں گا, میں نے اس کی پریزنٹیشن دینی ہے, میں اس کے لیے ماڈل لے کے آؤں گا, یا کوئی پریکٹیکلی کوئی اور چیز کیا طریقہ کار اختیار کروں گا. سب کچھ اس میں لکھا ہونا چاہیے. اپروچز ٹو لیسن پلاننگ, کہ لیسن پلاننگ کی اپروچز کون سی ہوں گی. جنرلی ویریس اپروچز آر یوزڈ ٹو میک دا لیسن پلان. عام طور پر بہت سی اپروچز جو ہیں وہ لیسن پلان کے لیے یوز کی جاتی ہیں. دیز اپروچز آر ہربلٹن اپروچ, یونٹ اپروچ, ایویلویشن اپروچ اینڈ پروجیکٹ اپروچ. یہ ان کے مختلف نام ہیں. اے بریف ڈسکرپشن از پرووائڈیڈ. اب ہم اس کے حوالے سے ذرا اس کا ہلکا سا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہربلٹین اپروچ جو ہے is based on apperceptive mass theory of the learning. All the knowledge and information is to be given from outside by teacher because the student is considered similar to clean slate. یہ جو رپورٹ ہے, اپروچ ہے, اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کو جو بھی علم دینا ہے آپ نے وہ باہر سے علم دینا ہے, کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ طالب علم آپ کے لیے ایک سفید خالی یا صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اب آپ کو سلیٹ کا نہیں پتا ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے جب بچوں کو پڑھانے کے لیے اب آپ بچوں کو کاپیوں پہ لکھواتے ہیں تو اس وقت ایک سلیٹ اور سلیٹی ہوا کرتی تھی, جس سے بچے کچھ ریز کرتے پھر کسی فوم سے یا کسی کپڑے سے اس کو صاف کر لیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, یا صاف کاغذ کی طرح کہہ لیں آپ, ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی علم دینا ہے وہ اس کو دینا ہے, خود دینا ہے. بچہ خالی ہے بالکل. فار دا اسٹوڈینٹس اف این اولڈ نالج میکس اے بیس فار اے نیو نالج ہز پریویس نالج اور ایکسپیرئنس اٹ may be required easily to retain for a longer period. اگر اس کا پرانا نالج بھی اس کے ساتھ ہے اور پھر ٹیچر اس کو نالج دے رہا ہے تو اس کا وہ علم زیادہ پختہ رہے گا اور زیادہ دیر تک یاد رہے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے یونٹ اپروچ موریسن. یونٹ اپروچ موریسن از بیسڈ آن یونٹ ٹرانزیکشن اینڈ پلاننگ. دا موریسن's lesson plan of teaching is cyclic. Morrison has given 5 steps for his cycle phase of teaching. جو موریسن کا یہ یونٹ اپروچ ہے یہ سائیکلک ہے اور اس نے اس کے 5 فیز جو ہیں وہ بتائے ہیں. نمبر 1 ہے جی ایکسپلوریشن ہے, اس کے بعد ہے پریزنٹیشن ہے, اسیمیلیشن ہے, آرگنائزیشن ہے اینڈ ریسائٹیشن ہے. اس کے بعد ہے ایویلویشن اپروچ آف بی ایس بلوم. ایویلویشن اپروچ آف بی ایس بلوم از ایویلویشن اپروچ. ایجوکیشن از آبجیکٹو سینٹرڈ ناٹ کانٹینٹ سینٹرڈ. بلوم کا یہ خیال ہے, بی ایس بلوم کا, کہ ہماری جو تعلیم ہے یہ کانٹینٹ سینٹرڈ نہیں ہے,
बल्कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है। अब कंटेंट सेंटर्ड क्या है कि हमारी तालीम में जो हमने पढ़ाना है उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, अहमियत इस बात की है कि हमारे इस पढ़ाने के मकासद क्या है। द फोकस इन दिस अप्रोच इज ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग एंड टेस्टिंग। इसका जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग और टेस्टिंग पर है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हैं, एंड टीचिंग मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, और टीचिंग मेथड जो हैं आपने बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने मकासद का तयन किया और उन मकासद को हासिल करने के लिए हमने वो कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है जिसकी बिना पर हमारे वो मकासद हासिल हो जाएं। Then a decision can be taken about objectives of learning are achieved or need to provide the revision। अब हमने इसकी बिना पर उसका फायदा ये होता है, हम इस बात का तयन कर लेते हैं कि क्या हमारे वो मकासद हासिल हो गए हैं या उन्हें रिवीजन की जरूरत है। इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रोच originated by Davy and W.H. Kilpatrick। Project approach originated by Davy and W.H. Kilpatrick stresses on group activities। ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रुप एक्टिविटी पे ज्यादा स्ट्रेस करता है कि बच्चे ग्रुप की शक्ल में काम करें। स्ट्रेसेस ऑन ग्रुप एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, माशरती एक्टिविटी पे, सरगर्मियों पर, सेल्फ एक्टिविटी पे बेस करता है कि बच्चा खुद काम करे, एंड रिलेटेड टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और इसका ताल्लुक हकीकी जिंदगी के तजर्बात के साथ होता है। इट इज ए प्री प्लान्ड वर्क कंप्लीटेड बाय ए पर्सन और ए ग्रुप इन ए सोशल कंडीशन। ये एक प्री प्लान्ड वर्क होता है जो कोई एक मुकम्मल बंदा करता है या किसी ग्रुप की शक्ल में इसको मुकम्मल किया जाता है। ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सी वजूहात की बिना पर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए लेसन प्लान मेड बाय ए टीचर विल बी सक्सेसफुल एट एवरी प्लेस एंड टाइम। बहुत सी वजूहात की बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि टीचर ने जो प्लान बनाया है वो हर जगह पे हर क्लास के लिए ही सूटेबल होगा। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लेसन प्लानिंग। आपके लेसन प्लानिंग पे बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है जी अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स। आपने लेसन प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या आपके पास टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं या नहीं। आपके पास वाइट बोर्ड है, आपके पास डस्टर है, आपके पास बोर्ड मार्कर है, आपके पास चार्ट्स हैं, आपके पास मॉडल्स हैं, आपके पास और बहुत सी चीज़ें जो आपने तैयार की हुई हैं क्लास के लिए, वो अवेलेबल हैं या नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर क्लास में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा लेक्चर होने के बावजूद भी उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिल सके। कंपोजिशन ऑफ द क्लास एज वाइज, आप देख लें कि क्लास के जो उम्र बच्चों की क्या है, क्या एक ही उम्र के बच्चे हैं या मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे हैं। स्कूल लोकेशन एरिया वाइज, और नेचर ऑफ द टॉपिक मीडियम वाइज एटसेट्रा। द लिस्ट इज नॉट एनफ, फ्यू अदर फैक्टर्स फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस कैन बी एडेड। ये चंद एक बातें हैं जो हमारे लेसन प्लान को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और बातें आप खुद भी शामिल कर सकते हैं। राइटिंग ए लेसन प्लान, आपने लेसन प्लान को कैसे लिखना है। मैनी लेसन प्लान्स आर यूज्ड बाय प्रैक्टिसिंग टीचर्स। ए टीचर नीड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास। टीचर को जब अपने लेसन प्लान करना है तो आपको बच्चों के हवाले से मालूमात होनी चाहिए। स्टूडेंट एंड देयर बैकग्राउंड बिफोर टू अटेम्प्ट द लेसन प्लान। अब आप देखें कि बच्चे जो हैं उनकी उम्र कौन सी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या अनपढ़ इलाके में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन जनरल ए मैक्रो लेसन प्लान इज डिवाइडेड
into many stages। जो एक माइक्रो टीचिंग माइक्रो लेसन होता है, छोटा लेसन होता है, एक मैक्रो होता है जो बड़ा लेसन होता है। हमारे आम तौर पर जो लेसन होते हैं वो मैक्रो लेसन ही होते हैं, जिनका पीरियड जो है वो 30 से 35 मिनट तक होता है। और ये भी एक मैक्रो लेसन की ही एक स्टेप है। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जब हम वर्कशॉप करवाते हैं स्टूडेंट को, तो ये 2-2 घंटे का एक लेक्चर हम देते हैं। Into many stages, we had introduced the approaches of lesson planning. Now one can write a macro lesson plan based on different approaches। अब कोई भी शख्स जो है इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर एक मैक्रो लेसन प्लान जो है वो अपना तैयार कर सकता है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अल्बर्टेरियन लेसन प्लान मॉडल जो है उसमें वो लिखता है कि सबसे पहले जब आप लेसन प्लान करें तो उसके लेक्चर को शुरू करने से पहले आप ये चीज़ें मेंशन करें। अल्बर्टियन लेसन प्लान में सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर आप देखेंगे क्लास। अब आपने अपनी क्लास नहीं लिखनी कि आप बीएड क्लास की है, नहीं, आपने देखना है कि आप 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 8 को पढ़ा रहे हैं, 10 को पढ़ा रहे हैं, 11 को पढ़ा रहे हैं, 12 को पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास आपकी। पीरियड, आपका पीरियड कौन सा है, चौथा पीरियड है, 5वां है, छठा है। इसके बाद सब्जेक्ट है कि आप कौन सा मजमून है, लेसन नंबर कौन सा है और टॉपिक आपका कौन सा है। ये आप हर्बर्टियन लेसन प्लान मॉडल के मुताबिक आपने अपना लेसन प्लान के ऊपर सबसे पहले ये चीजें लिखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन प्लान जो हैं वो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 2 तरह के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मटेरियल एड्स हैं कि आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। प्रीवियस नॉलेज है, आपने बच्चे का सबका वाकफियत का जायजा लेना है कि बच्चा इस टॉपिक के बारे में पहले कितना जानता है। इंट्रोडक्शन है, आप उस टॉपिक को के बारे में तारफ करवाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, आपने कौन से सवालात जो हैं बच्चों से करने हैं। ब्लैक बोर्ड समरी है, आपने ब्लैक बोर्ड पे कौन सी चीजें लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर रिकैप्चुलेशन आ जाएगा और इसके बाद होमवर्क है और रेफरेंसेस है। ये बात में रखिएगा कि जब आप नया टीचर होता है तो उसको इस बात का पता नहीं चलता कि उसने अपने लेसन को कैसे डिवाइड करना है। कुछ बातें आप कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात हो जाए, जब आपने लेसन प्लान करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिखनी है, सिलेक्ट कर लेनी है कि ये चीज़ें मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो व्हाइट बोर्ड पे आपने लिखनी है वो चार्ट्स के ऊपर नहीं लिखनी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने चार्ट्स के ऊपर भी नहीं लिखी, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी नहीं लिखी, आपने बच्चों को ज़ुबानी बतानी है। तो इसकी आप तकसीम कार कर लें। नए टीचर्स जो होते हैं, जब चूँकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, 18 से 20 साल हो गए बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लेसन प्लान्स की बहुत सी वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट करवाई हैं और बच्चियाँ ज़्यादा इसमें हमारे पास होती हैं। तो वो अक्सर जो है जो चीज़ें वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी होती हैं वही चार्ट के ऊपर घर से लिख के लाई होती हैं, तो रेपिटेशन हो रही होती है। ऐसा नहीं करना, आपने तकसीम कार घर से करके लानी है। फिर आपने ये देखना है बच्चे को होमवर्क कौन सा देना है और रेफरेंसेस भी आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बात करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था आपको। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द टीचर इन हिज सब्जेक्ट कीपिंग इन व्यू द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर। बच्चों का जो एंटरिंग बिहेवियर है उसको मद्देनजर रख के ये मकासद बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ ग्रामर अमंग द स्टूडेंट, कि आप बच्चों के अंदर ग्रामर का कंसेप्ट जो है वो देना चाह रहे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे जो मकासद होते हैं इनका तयन करते हुए हमने अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हैं। एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द टॉपिक, और टॉपिक के नेचर को कंसिडर करते हैं। एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के लेवल को भी देखते हैं कि किस लेवल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है या यूनिवर्सिटी का लेवल है। दीज आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इसमें नॉलेज भी देखी जाते हैं, स्किल और एप्रिसिएशन ऑफ बच्चे को
कैसे अप्रिसिएट करेंगे. These objectives are written in behavioral term. ये behavioral term में लिखे जाते हैं. For example, इसकी मिसाल ये दी जा सकती है. Student will be able to recall the definition of noun. यानी स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो डेफिनेशन नाउन की प्रेजेंट कर सकेंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनुमरेट द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. स्टूडेंट जो है वो नाउन की एग्जांपल्स दे सकेंगे. नाउन को पता है आपको क्या होता है? इसम होता है, नाम जिसको हम कहते हैं. इसके बाद है टीचिंग एड्स. अब आपने टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ना है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड टॉपिक. आपने देखना ये है कि आपका टॉपिक क्या था. मिसाल के तौर पर आप बच्चों को नमाज के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपका टॉपिक जो है, अब मार्केट में इस तरह के बहुत से चार्ट्स अवेलेबल हैं जहां पे तस्वीर दी हुई हैं कि एक बंदा जो क़याम में खड़ा है तो कैसे है, रुकू में कैसे कर जाना है, सजदे में कैसे जाना है, तशहद कैसे बैठना है, सलाम कैसे फेरना है. तो अगर आप नमाज के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां से वो चार्ट आपको अवेलेबल होगा और आप अच्छे अंदाज में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. फिर ज़बानी चीज़ें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. क्लास में खुद नमाज के सीन बना के जो है ना, खुद खड़े होके तो उनको बता सकते हैं कि आपने जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो कौन अपने हाथों को कितना बुलंद करना है, उनका रुख किस तरफ होना चाहिए, क़याम कैसे करना है आपने, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हैं. इसके बाद प्रीवियस नॉलेज. स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज इज मेंशन्ड. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद फिगर ऑफ स्पीच, दे नो द नाउन्स एंड नेमिंग वर्ड्स. कि बच्चे का इस हवाले से पहले नॉलेज कितना है. इंट्रोडक्शन. हियर द टीचर इम्प्लाइज हिज इनसाइट. यानी टीचर अपनी बसीरत का इस्तेमाल करता है, सूझबूझ का इस्तेमाल करता है, एंड एक्सपीरियंसेस और अपने तजर्बात का, फॉर लाइकिंग न्यू नॉलेज विद द फॉर लिंकिंग यहाँ पे लाइकिंग लिखा है, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, कि उसने नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ लिंक करना है. नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है. द टॉपिक इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बट इट इज यूजुअली emitted by the students responses by asking introductory questions. ये स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं, आपने टीचर को जो एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं और आप बच्चे को डायरेक्टली अपना टॉपिक नहीं बता देंगे कि आज हमने ये पढ़ना है. मिसाल के तौर पर आप बच्चों को कुरान मजीद के हवाले से बताना चाह रहे हैं, तो आप एक लेक्चर देना चाह रहे हैं, प्राइमरी क्लासेज हैं, तो आप बच्चे को कुरान मजीद के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ सवालात करेंगे और वो सवालात की तरतीब इस तरह की होगी कि आप आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे. दूसरी तरतीब ये होगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे और जब आप आखिरी सवाल पूछें तो वो आपका आखिरी सवाल इस तरह का होना चाहिए कि उस सवाल के बोलने के बाद बच्चा या तो आपका डायरेक्ट टॉपिक ही बता दे, खुद बता दे कि आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, या बिल्कुल टॉपिक के करीब पहुंच जाए. मिसाल के तौर पर आप पहले या दूसरी क्लास है और आप बच्चे कुरान मजीद के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप सवाल करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए किन को भेजा, तो वो कहेंगे कि नबी और रसूल. फिर आप पूछेंगे नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है, हो सकता है उनको ना पता हो, आप उनको बता दें कि ये फ़र्क होता है. फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कौन कौन सी आसमानी किताबें नाज़िल की हैं, वो कहेंगे जी तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद. तो अब आप आखिरी सवाल करेंगे इनमें से सबसे आखिर में कौन सी किताब नाज़िल हुई, तो बच्चे कहेंगे कुरान मजीद. तो आप कहेंगे अजीज तलबा आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे, और अब लफ्ज़ कुरान मजीद जो है आप वाइट बोर्ड के ऊपर जो है लिखेंगे, ऊपर वाले यानी वाइट बोर्ड के बिल्कुल दरमियान में, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे कुरान मजीद और उसके नीचे एक लाइन लगाएंगे. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा. इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम, कि आपके पढ़ाने का मकसद क्या है. द टीचर गिव्स द स्टेटमेंट ऑफ द टीचिंग टॉपिक बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज. फॉर एग्जाम्पल,
Today we will study about the noun and its kinds. مثال کے طور پر وہ ٹیچر ہی بتاتا ہے کہ آج ہم نون اور اس کی اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے پریزنٹیشن. The teacher prepares the developing questions after introducing the topic. ٹیچر جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد جو ہے کچھ سوالات کرے گا. The questions are arranged in logical sequence. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک باقاعدہ ایک لاجیکل سیکوینس میں ہونا چاہیے فرام سمپل ٹو کمپلیکس. یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ پہلے آپ آسان چیزیں پوچھیں پھر مشکل کی طرف جائیں. کنسیڈرنگ دا اسٹرکچر آف دا ٹاپک. جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ نے وہ سوالات پوچھنے ہیں بچے سے. اس کے بعد ہے ایکسپلینیشن. دا ٹیچر از سپوزڈ ٹو ایکسپلین دا آنسرز آف دا گیون ڈیولپنگ کوسچنس. دا ٹیچر از سپوزڈ, ٹیچر کا یہ فرض کیا جاتا ہے ٹو ایکسپلین کہ وضاحت کرے گا آنسرز آف دا گیون ڈیولپنگ کوسچنس ایز ہول آف دا کانٹینٹ میٹر از ان دا کوسچن آنسر فارم. آپ کا جو سارا میٹر ہے کوسچن آنسر فارم کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے بلیک بورڈ سمری. دا ٹیچر ہیز ٹو پریپیئر دا بلیک بورڈ سمری آف ہز ٹیچنگ پوائنٹ اینڈ ایکسپلینیشنز. اب آپ کو جو لیسن پلان بناتے ہیں اس میں اس کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو سب سے پہلے اس کا حصہ ہوتا ہے عنوانات. عنوانات ٹاپک آ جائے گا. اس کے بعد نفس مضمون کانٹینٹ ہے, اور تیسرا جو اس کا خانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹ بورڈ, یعنی آپ تختہ تحریر پر کیا لکھیں گے. تو یہ بلیک بورڈ سمری ہوتی ہے کہ آپ نے عنوانات, سب سے پہلے آپ کا ٹاپک کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کا ٹاپک ہے قرآن مجید ہی ہے, تو اس میں جو مین پوائنٹس آئیں گے آپ اس کو مینشن کرتے جائیں گے وائٹ بورڈ کی سمری میں. تو کچھ چیزیں آپ نے اس وائٹ بورڈ کے لیے رکھنی ہے, کچھ آپ نے چارٹ بنانا ہے. آپ چارٹ بنا سکتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے, اور قرآن مجید کا ماڈل بھی اور ریل بھی اس ساتھ لے جائیں تاکہ بچوں کو پریکٹیکلی کر دکھائیں کہ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے, اور جس کو پڑھ کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. ریویو کوسچنز. The purpose of these questions is to practice the students' learning and to evaluate the performance whether they have comprehended the teaching unit or not. جو آپ ریویو کوسچنز ہوتے ہیں وہ آپ اینڈ پہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو کچھ آپ نے بچے کو پڑھایا ہے کیا اس نے وہ سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھا. These review questions are asked only after rubbing the blackboard summary. جب آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹانے کے بعد پھر آپ سوال کریں گے. What is the definition of noun? noun کی تعریف کیا ہے. Give some examples of noun. کہ noun کی کیا examples ہیں. ابھی آپ کو میں نے یہ پہلے بات بتائی ہے کہ بچے سے سوالات وہی کرنے ہیں جو آپ نے پڑھایا ہے, پڑھانے کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں اس میں کرنا. اس کے بعد ہوم اسائنمنٹ ہے, اپنے بچے کو گھر کا کام دینا ہے. ایٹ دا اینڈ آف لیسن پلان کے اینڈ پر ہوم اسائنمنٹ از گیون ٹو دا اسٹوڈنٹس کو ہوم اسائنمنٹ دی جاتی ہے آن دا سیم ٹیچنگ یونٹ, اسی ٹیچنگ یونٹ کے حوالے سے, یعنی جو آپ نے پڑھایا ہے اس حوالے سے اپنے بچے کو گھر کا کام دینا ہے. دا پرپز آف ہوم ورک از ٹو پریکٹس. جو ہوم ورک ہے اس کا مقصد ہوتا ہے پریکٹس کرنا, ٹو آرگنائز اینڈ ٹو اسٹڈی دا ٹاپک فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریٹینشن. اس کے بعد ہے بلومز اور ایویلویشن لیسن پلان فارمیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے سبجیکٹ بلوم کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کون سا مضمون پڑھانا چاہ رہے ہیں, ڈیٹ آپ کی کون سی ہے, یونٹ آپ کون سا ہے, اسکول کون سا ہے آپ کا, لیسن کون سا ہے, کلاس کون سی ہے, اور ڈیوریشن کتنا ہے, 35 منٹ ہے, 40 منٹ ہے, 10 منٹ ہے, 15 منٹ ہے. اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم اسپیسیفک آبجیکٹیو دیکھتے ہیں کہ بچے کے جو پڑھانا چاہ رہے ہیں, بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں, اس کے خاص مقاصد ہمارے کیا ہیں. پریویس نالج بچوں کا اس سے پہلے کتنا نالج ہے, اس کے لیے ہم پی کے ٹیسٹ بچے کا لیتے ہیں. انٹروڈکشن
तारफ करवाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आप अपने ऐलान सबक करेंगे, जैसे मैंने आपको ऐलान सबक अभी करके दिखाया कि अजीज तलबा आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन, ये कुरान मजीद के बारे में बताएंगे कि कुरान लफ्ज़ कुरान जो है किरातों से बना है, जिसका मानी है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली। ये कुरान मजीद जो है वो दुनिया की वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की वाहिद किताब कुरान मजीद है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और एक और बात आप मेंशन कर दें बच्चों को, ये बात भी हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर जो है वो मेरे और आपके प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये भी बात गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है। इसके बाद आपने प्रेजेंटेशन के बाद आपने एवेल्यूशन करनी है, बच्चे काम का ज़्यादा लेना है, फिर आपने बच्चे को घर का काम देना है और रेफरेंसेस देने हैं। नोट द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी रिटन इन द बिहेवियरल टर्म, आपने बिहेवियरल टर्म में ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है। द टीचिंग एक्टिविटीज आर टू बी रिलेटेड टू द लर्निंग स्ट्रक्चर, आपकी जो टीचिंग एक्टिविटीज हैं वो लर्निंग स्ट्रक्चर के साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड समरी शुड बी डिवेल्प्ड, ब्लैक बोर्ड की समरी डेवलप करनी चाहिए एज द लेसन प्रोग्रेस, जो ही लेसन आगे बढ़ता है आपने अपने वाइट बोर्ड की समरी भी एक्सप्लेन करनी है। RCEM लेसन प्लान फॉर्मेट, इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले डेट मेंशन होती है, इसके बाद सब्जेक्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, डेट स्कूल कौन सा है, यूनिट कौन सा है, क्लास कौन सी है, और टॉपिक आपका कौन सा है, और ड्यूरेशन आपका कितना होगा, 35 मिनट है, 40 मिनट है। इसके जो है सबसे पहले जो मेन फोकस है इसमें सबसे पहले कंसेप्ट्स होते हैं कि तस्वुरात आप पेश करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि टीचिंग एड्स जो हैं आप कौन कौन से यूज़ करेंगे, प्रीवियस नॉलेज आप बच्चे का चेक करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे टॉपिक के वाले, स्टेटमेंट ऑफ एम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, टॉपिक के बारे में बताएंगे, और इसके बाद प्रेजेंटेशन देंगे आप, और ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी, होम असाइनमेंट है और रेफरेंसेस हैं। RCEM इज ए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ये क्या है, ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है। कंसेप्ट्स आर टू बी आइडेंटिफाइड थ्रू कंटेंट एनालिसिस, के जो कंसेप्ट हैं वो कंटेंट एनालिसिस के जरिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी टू बी डेवलप्ड एज अ लेसन प्रोग्रेस, जो ही लेसन प्लान आगे बढ़ता है तो हमें अपने ब्लैक बोर्ड की समरी को डेवलप करना चाहिए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पुअर लेसन, जो कमज़ोर लेसन होता है उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। A poor lesson is usually characterized by at least one of the following faults, जो poor lesson होता है उसमें से कम एक खामी ये ज़रूर होती है। Lack of logical presentation of material, कि आप logically presentation of material नहीं कर पाते। The omission of important facts due to lack of adequate knowledge of the subject content, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते। इनएक्यूरेट फैक्ट्स टॉट और एक्सेप्टेड एज करेक्ट, जो चीज़ आपने पढ़ाई है वो दुरुस्त ही नहीं है, तो ये भी पुअर लेसन प्लान की एक खूबी है। पुअर टाइमिंग ऑफ द लेसन, टाइम का यानी उसका टाइम ठीक नहीं था पढ़ाने का। लैक ऑफ एबिलिटी टू मोटिवेट द क्लास, टीचर के अंदर ये खूबी नहीं है कि अपनी क्लास को मोटिवेट कर सके। रिजल्टिंग इन द बोरिडम एंड रेस्टलेस इन द क्लास, उसकी वजह से क्लास में बोरियत और रेस्टलेस आ जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल ऑफ इलस्ट्रेटिव एड्स और एक्सेसिव करेक्शन व्हेन द असाइनमेंट्स आर रिटन, वर्क ऑफ द लर्नर आर बीइंग मार्क्ड। Any question? Thank you very much.